नमस्कार दोस्तों। तो आप सबका इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियो आप सबके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं रिपीटेड हुए लेके आया हूँ, वो भी छाँट के। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, लास्ट में आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स दिया हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? ऑप्शन फर्स्ट है, एक बच्चा जो काल्पनिक खेल के दौरान सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है। सेकंड है, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आप सबका ये ऑप्शन सेकंड सही होगा। कौन सा? सेकंड। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, वह बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। ओके, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, बाल्यावस्था मानव जीवन की अवधि जन्म से लेकर यौवन तक, जन्म से लेकर यौवन की संदर्भित करता है। बाल्यावस्था के 3 चरण हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था, जो पूर्व विद्यालयी वर्ष से 2 से 6 वर्ष होता है। सेकंड है मध्य बाल्यावस्था, विद्यालय का वर्ष होता है, जो 6 से 12 वर्ष की आयु है। थर्ड है उत्तर बाल्यावस्था, 12 से 14 वर्ष की आयु होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के क्षेत्र डैश में विभाजित है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक। सेकंड है भावनात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। थर्ड है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक, भावनात्मक। ठीक। फोर्थ है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप सबके लिए बहुत ही कम समय मिलेगा, क्योंकि मैं जल्दी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ओके, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक। ये ऑप्शन में भरा जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। वंशानुगत और पर्यावरण की अंतःक्रिया का एक उत्पाद है। वंशानुगत और पर्यावरण अंतःक्रिया का एक उत्पाद है। विकास के प्रमुख क्षेत्र जैसे भौतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, एकीकृत और समग्र प्रक्रिया में विकसित होते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर, वातावरण बच्चे के सर्वाधिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फर्स्ट ऑप्शन है वित्तीय, सेकंड है सामाजिक, थर्ड है आर्थिक, फोर्थ है प्राकृतिक। तो इसका कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा सेकंड, सामाजिक। वातावरण बच्चे के सर्वाधिक सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट, मोहन स्कूल में आयोजित सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेते हुए सामाजिक संपर्क का कौशल सीखता है। मोहन को किस प्रकार की सामाजिकरण प्रक्रिया प्रभावित करती है? प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, वयस्क समाजीकरण, सामूहिक समाजीकरण। तो इसमें कौन सा सही होगा? दोस्तों, मैं इसका व्याख्या हर एक चीज़ का लाया भी हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि आप सब वीडियो लाइक थोड़ा कमेंट करेंगे, तभी मैं और अच्छे वीडियो लेके आऊँ। फुल सारे सब्जेक्ट एक साथ कॉम्बिनेशन करके लाना चाहता हूँ। आप सबकी जैसे कमेंट होगा वैसे मैं लाऊंगा। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सेकंड, द्वितीयक समाजीकरण। नेक्स्ट, हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत क्या आते हैं, द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत। पहले तो ऑप्शन का व्याख्या देख लीजिए। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार होने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करते हैं। समाजीकरण में परिवार, स्कूल, सहकर्मी, जनसंचार, मीडिया जैसे 4 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से? परिवार, स्कूल, सहकर्मी, जनसंचार, मीडिया जैसे प्रमुख कारक हैं। प्राथमिक समाजीकरण में
क्या आते हैं देख लीजिए। यह शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान होता है। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां बच्चे को प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार के माध्यम से सामाजिकृत किया जाता है, यानी कि शैशवावस्था बाल्यावस्था के दौरान ही ये होता है। यह रेखांकित करता है कि प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रमुख माध्यम क्या है, परिवार है। ओके, उदाहरण के लिए एक परिवार में बहुत छोटे बच्चे को अपनी स्वीकृति का बहुत कम ज्ञान होता है। यह परिवार के माध्यम से बच्चे को पता चलता है कि स्वीकार किया गया है और किसी विशेष समाज में यह स्वीकार नहीं किया जाता, परिवार के माध्यम से। अब देख लीजिए द्वितीयक समाजीकरण क्या होता है। द्वितीयक समाजीकरण यह तब होता है जब शिशु बाल्यावस्था से गुजरता है। द्वितीयक समाजीकरण जब बाल्यावस्था से गुजरता है तभी द्वितीयक होता है और परिपक्वता में आ जाता है। किस में आ जाता है, परिपक्वता में। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो बाद में वर्षों में विद्यालय और सहकर्मी समूहों जैसे माध्यम से शुरू होती है। विद्यालय सहकारी समूहों से शुरू होता है। परिवार से अधिक इस चरण के दौरान स्कूल, दोस्तों के समूह जैसे समाजीकरण के कुछ अन्य माध्यम को बच्चे के सामाजिक भूमिका में निभाने लगते हैं। ये सब द्वितीयक समाजीकरण के हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय बच्चों को मूल्यों, मानदंडों को प्राप्त करने में तथा अंतःक्रिया के माध्यम से सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेतों को विकसित करने में मदद करते हैं। दोस्तों अनौपचारिक सारे के सारे दिए हैं इसमें, और ये द्वितीयक समाजीकरण के बारे में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव विकास की प्रकृति है। गुणात्मक विकास, सेकंड है परिगणात्मक मात्रात्मक विकास, सर्वांगीण विकास, फोर्थ है संवेगात्मक विकास। तो ऑप्शन नंबर 6 का कौन सा सही होगा, सर्वांगीण विकास। कौन सा ऑप्शन, 3rd नंबर। अब इसका एक व्याख्या देखिए। विकास अपने संपूर्ण जीवन काल में गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक मानव की वृद्धि का वर्णन करता है। कब से, संपूर्ण जीवन काल में गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक मानव जीवन की वृद्धि का वर्णन करता है। विकास में न केवल गुणात्मक विकास, परिमाणात्मक विकास शामिल है, बल्कि विकास से जुड़े संज्ञानात्मक और सामाजिक पहलू भी शामिल होते हैं। मानव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन या समझने और व्याख्या करने का प्रयास करता है। लोग जीवन भर कैसे और क्यों बदलते रहते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है। तो फर्स्ट है खेलना, सेकंड है गेंद फेंकना, थर्ड है लिखना, फोर्थ है सोचना। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है, इसको सोच समझ के आंसर देना। ये आप सबको देखने को एग्जाम मिलेंगे, इससे संबंध बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 7 का सोचना, 4th नंबर। मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है, सोचना। खेलना भी है, गेंद फेंकना भी है, लिखना भी है, बल्कि सोचना मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है। इसका व्याख्या देखिए, गतिविधि को गत्यात्मक शारीरिक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। मानसिक घटक पर निर्भर होती है और ज़्यादातर गैर लक्ष्य निर्देशित है। यह मांसपेशियों के कार्य और मानसिक गतिविधि के सचेत नियंत्रण के तहत शरीर में गति की उत्पन्न को संदर्भित करता है। मानसिक के कार्य के नियंत्रण के तहत गति उत्पत्ति को संदर्भित करता है। यह गति समन्वय परिचालन निपुणता होती है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज़न है, तो इसे बार बार रिपीट करके समझ के देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, बाल विकास की किस अवस्था में बालक को लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें देख रहा है और वे सचेत हो जाते हैं। किस अवस्था में लगता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ता, शैशवावस्था। तो 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है, गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, गामक विकास। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा,
शीर्षगामी सिद्धांत गामक विकास के क्षेत्र पर लागू होता है। व्याख्या में विकास से तात्पर्य अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्य के लिए संरचना में वृद्धि है। एक बच्चा एक क्रमबद्ध क्रम में विकसित होता है जो लगभग सभी बच्चों में समान होता है। एक बच्चा एक क्रमबद्ध क्रम में विकसित होता है। बाल विकास 2 दिशाओं में होता है। सिर से पैर की दिशा शीर्षगामी होता है और दूसरा निकट से दूर समीपो दूरस्थ की ओर होता है। दोनों सिद्धांत गामक विकास क्षेत्र में लागू होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। नीचे है शीर्षगामी सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास अनुदैर्ध्य दिशा में आगे बढ़ता है। विकास अनुदैर्ध्य दिशा में आगे बढ़ता है अर्थात ऊपर से नीचे सिर से पैर तक आगे बढ़ता है। यही कारण है कि बच्चा चलने से पहले सबसे पहले सिर पर नियंत्रण करना सीखता है। बच्चा सबसे पहले किस पर नियंत्रण करता है? सिर पर, और सिर से पैर तक आगे बढ़ता है। और इसमें भी देख लीजिए, सिर से पैर की दिशा की ओर शीर्षगामी होता है, दूसरा निकट से दूर समीपो दूरस्थ होता है। बहुत ही अहम पॉइंट है, इसे रिवीजन करके जाना। समीपो दूरस्थ प्रवृत्ति यह केंद्र से बाहर की ओर होता है। समीपो दूरस्थ, ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना। समीपो दूरस्थ थोड़ा अलग है। यह केंद्र से बाहर की ओर जाती है और शरीर के केंद्र के पास के हिस्से से पहले विकसित होती है। केंद्र से बाहर की ओर, दूर की ओर जाती है, ठीक। फिर केंद्र के पास के हिस्से से पहले विकसित होती है, फिर छोर विकसित होते हैं। इसलिए विकास के शुरुआती चरणों में बच्चा छोटी मांसपेशियों या सकल गामक कौशल के बजाय मौलिक मांसपेशियों का विकास करना शुरू कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई के बारे में। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 में किस उम्र के बच्चों के बीच शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है? पहला है 4 वर्ष से 14 वर्ष, सेकंड है 6 वर्ष से 14 वर्ष, थर्ड है 6 वर्ष से 16 वर्ष, फोर्थ है 6 वर्ष से 18 वर्ष। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? 6 वर्ष से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका व्याख्या देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे आमतौर पर आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय संविधान के 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। आरटीई अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 21A के तहत विशेषताएं निम्न हैं। सभी के लिए शैक्षिक अवसरों का समान करने के लिए शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन का विशेष निषेध किया गया है। निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटों का आरक्षण भी है। नेक्स्ट है, शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम घंटे की न्यूनतम संख्या के रूप में तैयारी घंटे के सहित 45 घंटे। चुनाव कौन कौन सा है इनके बारे में? चुनाव, जनसंख्या, जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों को छोड़कर गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षक को नियुक्त करना नहीं करना है। आरटीई 2009 के तहत बच्चे के घर से क्रमशः 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि 1 से 5वीं तक जो होता है 1 किलोमीटर की दूरी, और 5 से लेकर 8वीं तक 3 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की स्थापना। आरटीई ने उन विद्यालयों के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करता है जो इस प्रकार हैं। नीचे है, एक शैक्षणिक वर्ष में अनुदेशात्मक घंटे कितने होते हैं? कक्षा 1 में 5वीं तक 800 घंटे और कक्षा 6 से 8वीं तक 1000 घंटे। एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस कितने होते हैं? 1 से 5वीं तक 200 दिन होता है। कक्षा 6 से 8वीं तक 220 दिन होता है। दोस्तों, मैं शॉर्ट वीडियो में भी इसे डाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हैं। इसके बारे में बहुत विधिवत है। तो ये रहा वीडियो, आप सबको कैसे लगा प्लीज़ लाइक एवं कमेंट करें, और किसी भी केवीएस से संबंधित जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं वैसे ही आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।